हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। यस फ्रेंड्स, आ गए हैं लास्ट पार्ट करने मोदी जी की स्पीच का। टाइटल है मोदी जी's एड्रेस एट द 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस इन कोलकाता। तो फ्रेंड्स, अगर फर्स्ट पार्ट नहीं सुना, डेफिनेटली सुनना। मोदी जी की जो स्पीच है ना, आपको इतना मोटिवेट करते, इंकरेज करते हो और आप कहते हो क्या कमाल कर रहे हैं। और जो इन्होंने स्टेप्स किए हैं, जिस तरह से रिस्पेक्ट पे कर रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र जी बोस को, बहुत पहले से करा होना चाहिए था हमारी गवर्नमेंट ने। पर कोई बात नहीं, अब वो सब हो रहा है जो उन हमारे सब फ्रीडम फाइटर्स की ड्यू, जो मैं कहूंगी राइट्स थी जी, उनको मिलनी चाहिए थी ये। तो फ्रेंड्स, चलो शुरू करते हैं। पर उससे पहले यस, अगर आप चैनल पर पहली बार ही आए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं मोदी जी का स्पीच का सेकंड पार्ट। कृतज्ञ है और हमेशा रहेगा। साथियों, 2018 में ही देश ने आजाद हिंद सरकार के 75 साल को भी उतने ही धूमधाम से मनाया था। ओ देखा, तो ये पहली बार नहीं कर रहे, इन्होंने कर चुके हैं। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी शुरू किए। नेताजी ने दिल्ली दूर नहीं का नारा देकर यस, लाल किले पर झंडा फहराने का जो सपना देखा, मुझे वो याद है। उनका वो सपना नहीं, देश ने लाल किले पर झंडा फहराकर पूरा किया। भाई और बहनों, जब आजाद हिंद फौज की कैप मैंने लाल किले पर झंडा फहराया था, उसे मैंने अपने सर पे लगाया था, उस वक्त मेरे मन मस्तिष्क में बहुत कुछ चल रहा था। बहुत से सवाल थे, बहुत सी बातें थी, एक अलग अनुभूति थी। मैं नेताजी के बारे में सोच रहा था, देशवासियों के बारे में सोच रहा था। वो किसके लिए जीवन भर इतना रिस्क उठाते रहे। बिल्कुल, जवाब यही है, हमारे और आपके लिए। वो कई कई दिनों तक आमरण अनशन किसके लिए करते रहे? आपके और हमारे लिए। वो महीनों तक किसके लिए जेल की कोठरी में सजा भुगतते रहे? आपके और हमारे लिए। कौन ऐसा होगा जिसके जीवन के पीछे इतनी बड़ी अंग्रेजी हुकूमत लगी हो, वो जान हथेली पर रखकर फरार हो जाए? हफ्तों हफ्तों तक वो काबुल की सड़कों पर अपना जीवन दांव पर लगाकर एक एम्बेसी से दूसरी से चक्कर काट लगाता रहे। किसके लिए? हमारे और आपके लिए। विश्व युद्ध के उस माहौल में देश के बीच पल पल बदलते देशों के बीच के रिश्ते, इसके बीच क्यों वो हर देश में जाकर भारत के लिए समर्थन मांग रहे थे, ताकि भारत आजाद हो सके, हम और आप आजाद भारत में सांस ले सके। हिंदुस्तान का एक एक व्यक्ति नेताजी सुभाष बाबू का ऋणी है। 130 करोड़ से ज्यादा भारतीयों के शरीर में बहती रक्त की एक एक बूंद नेताजी सुभाष की ऋणी है। ये ऋण हम कैसे चुकाएंगे? ये ऋण क्या हम कभी चुका भी पाएंगे? साथियों, जब नेताजी सुभाष यहां कोलकाता में अपने 38/2 एल्गिन रोड के घर में कैद थे, जब उन्होंने भारत से निकलने का इरादा कर लिया था, तो उन्होंने अपने भतीजे शिशिर को बुलाकर कहा था, अमार एकता काय करते पारबे का? अमार एकता काज
कोरते पारवे, मतलब? क्या मेरा एक काम कर सकते हो? इसके बाद शिशिर जी ने वो किया जो भारत की आजादी की सबसे बड़ी वजहों में से एक बना। ओह, नेताजी ये देख रहे थे कि विश्व युद्ध के माहौल में अंग्रेजी हुकूमत को अगर बाहर से चोट पहुंचाई जाए तो उसे दर्द सबसे ज्यादा होगा। वो भविष्य देख रहे थे कि जैसे जैसे विश्व युद्ध बढ़ेगा वैसे वैसे अंग्रेजों की ताकत कम पड़ती जाएगी, भारत पर उनकी पकड़ कम पड़ती जाएगी। ये था उनका विजन। इतनी दूर देख रहे थे वो। मैं कहीं पढ़ रहा था कि इसी समय उन्होंने अपनी भतीजी इला को दक्षिणेश्वर मंदिर भी भेजा था कि मां का आशीर्वाद ले आओ। वो देश से तुरंत बाहर निकलना चाहते थे। देश के बाहर जो भारत समर्थक शक्तियां हैं उन्हें एकजुट करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने युवा शिशिर से कहा था, अमार एकता काज कोरते पारवे, क्या मेरा एक काम कर सकते हो? साथियों, आज हर भारतीय अपने दिल पर हाथ रखे, नेताजी सुभाष बाबू को महसूस करे तो उसे फिर से ये सवाल सुनाई देगा, अमार एकता काज कोरते पारवे, क्या मेरा एक काम कर सकते हो? ये काम, ये काज, ये लक्ष्य आज भारत को आत्मनिर्भर बनाने का है। देश का जन जन, देश का हर क्षेत्र, देश का हर व्यक्ति इससे जुड़ा है। नेताजी ने कहा था, पुरुष अर्थो एवं उपकरण निजे राय विजय बा স্বাধীনতা আনতে পারে না। আমাদের অবশ্যই সেই উদ্দেশ্য ছকিত থাকতে হবে যা আমাদের সাহসিক কাজ এবং বীর তপূর্ণা শাসনে উদ্বুদ্ধ করবে। यानी हमारे पास वो उद्देश्य और शक्ति होनी चाहिए जो हमें साहस और वीरतापूर्ण तरीके से शासन करने के लिए प्रेरित करे। आज हमारे पास उद्देश्य भी है, शक्ति भी है। आत्मनिर्भर भारत का हमारा लक्ष्य, हमारी आत्मशक्ति हमारे आत्मसंकल्प से पूरा होगा। नेताजी ने कहा था, आज আমাদের কেবল একটি ইচ্ছা থাকা উচিত। ভারতে इच्छुक जाते भारते बांटते पारे, यानी हमारी एक ही इच्छा होनी चाहिए कि हमारा भारत बच पाए, भारत आगे बढ़े। हमारा भी एक ही लक्ष्य है, अपना खून पसीना बहाकर देश के लिए जिए, अपने परिश्रम से, अपने इनोवेशन से देश को आत्मनिर्भर बनाए। वेरी गुड। नेताजी कहते थे, निजेर प्रोति सात होले सारे विक्षेर प्रोति केऊ असोध होते पारवे ना। मोदी जी को आती है इसका मतलब। अगर आप खुद के लिए सच्चे हैं तो आप दुनिया के लिए गलत नहीं हो सकते। अरे वाह, हमें दुनिया के लिए वेरी गुड। बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाने होंगे, कुछ भी कमतर नहीं, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट वाले प्रोडक्ट। वेरी गुड। नेताजी ने हमें कहा था, स्वाधीन भारतेर कैमरा से लेना भूल गया, वो मोदी जी को सुन रहा है। বিশ্বে এমন কোন শক্তি নেই যে ভারতকে পরাধীনানंतर श्रृंखलाएं बेगे रखते समर्थ होवे। यानी आजाद भारत के सपने में कभी भरोसा मत खोइए।
दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो भारत को बांध करके रख सके। वाकई दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो 130 करोड़ देशवासियों को अपने भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने से रोक सके। साथियों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस गरीबी को, अशिक्षा को, बीमारी को देश की सबसे बड़ी समस्याओं में गिनते थे। सुभाष बाबू कहते थे, आमादेर सबसे बड़ो जातीय समस्या होलो दारिद्र आशी कखा रोग वैज्ञानिक उत्पादन। जे समस्यार समाधान होवे केवल मात्र सामाजिक भावना चिंता द्वारा। काफी हिंदी से मिलती है, हमारी सबसे बड़ी समस्या गरीबी, अशिक्षा, बीमारी और वैज्ञानिक उत्पादन की कमी है। इन समस्याओं के समाधान के लिए समाज को मिलकर जुटना होगा, मिलकर प्रयास करना होगा। मुझे संतोष है कि आज देश पीड़ित, शोषित, वंचित को, अपने किसान को, देश की महिलाओं को सशक्त करने के लिए दिन रात एक कर रहा है। आज हर एक गरीब को मुफ्त इलाज की सुविधा के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही है। देश के किसानों को बीज से बाजार तक आधुनिक सुविधाएं दी जा रही है। खेती पर होने वाला उनका खर्च कम करने का प्रयास किया जा रहा है। हर एक युवा को आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, इसके लिए देश के एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाया जा रहा है। बड़ी संख्या में देश भारत में एम्स, आईआईटीज और आईएम्स जैसे बड़े संस्थान खोले गए हैं। आज देश 21वीं सदी की जरूरतों के हिसाब से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी लागू कर रहा है। साथियों, मैं कई बार सोचता हूं कि आज देश में जो बदलाव हो रहे हैं, जो नया भारत आकार ले रहा है, उसे देख नेताजी को कितनी संतुष्टि मिलती है। बिल्कुल। उन्हें कैसा लगता जब वो दुनिया की सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी में अपने देश को आत्मनिर्भर बनता देखते। उन्हें कैसा लगता जब वो पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों में, शिक्षा में, मेडिकल सेक्टर में भारतीयों का डंका बजते देखते। आज राफेल जैसे आधुनिक विमान भी भारत की सेना के पास है और तेजस जैसे अत्याधुनिक विमान भारत खुद भी बना रहा है। जब वो देखते कि आज उनके देश की सेना इतनी ताकतवर है, उसे वैसे ही आधुनिक हथियार मिल रहे हैं जो वो चाहते थे, तो उन्हें कैसा लगता। आज अगर नेताजी ये देखते कि उनका भारत इतनी बड़ी महामारी से, इतनी ताकत से लड़ा है, आज उनका भारत वैक्सीन जैसे आधुनिक वैज्ञानिक समाधान खुद तैयार कर रहा है और दे रहा दुनिया को। नेताजी क्या सोचते नहीं, और दुनिया को भी जब वो देखते कि भारत वैक्सीन देकर दुनिया के दूसरे देशों की मदद भी कर रहा है, तो उन्हें कितना गर्व होता। बिल्कुल। नेताजी जिस स्वरूप में हमें देख रहे हैं, हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, अपना स्नेह दे रहे हैं, जिस सशक्त भारत की उन्होंने कल्पना की थी, आज एलएसी से लेकर के एलओसी तक भारत का यही अवतार दुनिया देख रही है। जहां कहीं से भी भारत की संप्रभुता को चुनौती देने की कोशिश की गई, भारत आज मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। साथियों, नेताजी के बारे में बोलने के लिए इतना कुछ है कि बात करते करते रातों की रातों बीत। अरे वाह। नेताजी जैसे महान व्यक्तित्वों के जीवन से हम सबको और खासकर युवाओं को
बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बिल्कुल। लेकिन एक और बात जो मुझे बहुत प्रभावित करती है वो है अपने लक्ष्य के लिए अनवरत प्रयास। विश्व युद्ध के समय पर जब साथी देश पराजय का सामना कर चुके थे, सरेंडर कर रहे थे, तब नेताजी ने अपने सहयोगियों को जो बात कही थी उसका भाव यही था कि दूसरे देशों ने सरेंडर किया होगा, हमने नहीं। अपने संकल्पों को सिद्धि तक ले जाने की उनकी क्षमता अद्वितीय थी। वो अपने साथ भगवत गीता रखते थे, उनसे प्रेरणा पाते थे। वाओ। अगर वो किसी काम के लिए एक बार आश्वस्त हो जाते थे तो उसे पूरा करने के लिए किसी भी सीमा तक प्रयास करते थे। उन्होंने हमें ये बात सिखाई है कि अगर कोई विचार बहुत सरल नहीं है, साधारण नहीं है, अगर इसमें कठिनाइयां भी है, तो भी कुछ नया करने से डरना नहीं चाहिए। अगर आप किसी चीज में भरोसा करते हैं तो आपको उसे प्रारंभ करने का साहस दिखाना ही चाहिए। एक बार को ये लग सकता है कि आप धारा के विपरीत बह रहे हैं, लेकिन अगर आपका लक्ष्य पवित्र है तो इसमें भी हिचकना नहीं चाहिए। उन्होंने ये करके दिखाया कि आप अगर अपने दूरगामी लक्ष्यों के लिए समर्पित है तो सफलता आपको मिलनी ही मिलनी है। साथियों, नेताजी सुभाष आत्मनिर्भर भारत के सपने के साथ ही सोनार बांग्ला की भी सबसे बड़ी प्रेरणा है। जो भूमिका नेताजी ने देश की आजादी में निभाई थी, आज वही भूमिका पश्चिम बंगाल को आत्मनिर्भर भारत अभियान में निभानी है। आत्मनिर्भर भारत अभियान का नेतृत्व आत्मनिर्भर बंगाल और सोनार बांग्ला को भी करना है। बंगाल आगे आए, अपने गौरव को और बढ़ाए, देश के गौरव को और बढ़ाए। नेताजी की तरह ही हमें भी अपने संकल्पों की प्राप्ति तक अब रुकना नहीं है। आप सभी अपने प्रयासों में, संकल्पों में सफल हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के पवित्र दिवस पर, इस पवित्र धरती पर आकर के आप सबके आशीर्वाद लेकर के नेताजी के सपनों को पूरा करने का हम संकल्प करके आगे बढ़े। इसी एक भावना के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, थी ना कमाल की स्पीच। मोदी जी की स्पीच तो डेफिनेटली सुननी चाहिए। एंड आई एम श्योर मेरे पापा ने तो एक एक लाइन, एक एक वर्ड सुना होगा, क्योंकि मुझे याद है जब ऐसे स्पीचेस आती थी, हम छोटे होते थे, हमको बोलने नहीं दिया जाता था, इतना गुस्सा होते थे कि तुमको कुछ भी बोलना है कमरे से बाहर जाके बोलो, तब मेरे को सुननी है ये स्पीचेस। तो आई एम श्योर उन्होंने तो ये बहुत ध्यान से सुनी होगी, और वहां पे उस कमरे में किसी को आवाज करने की भी अलाउड नहीं होगा, क्योंकि इतना अच्छा इन्होंने बोला, बहुत मोटिवेटिंग थे और उन्होंने इतना अच्छे वे से बोला। और उन्होंने वहां पे लोगों को भी, कोलकाता के जो है बंगाल के लोगों को, उनको भी मोटिवेट कर दिया कि आपने भी अब आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर बंगाल करना है। तो वो मेरे को लगा ये एक बात की मोदी जी ने, क्योंकि जब हर एक स्टेट करेगा ऐसे अपनी कि मैंने अपने स्टेट को करना है, तो कंट्री तो अपने आप हो ही जाएगी। मैंने कहा कर दिया मोदी जी ने कमाल। तो बड़ा मजा आया। बहुत अच्छी स्पीच थी, बहुत ही मोटिवेटिंग स्पीच थी। और अगर आप ध्यान से देखें तो जो वो दिखा रहे थे लोगों को,
बहुत ही ध्यान से लोग सुन रहे थे। वो कैमरामैन तो कैमरा, बाकी कोई दूसरे तो पकड़े थे, वो फोन को सुन रहा था। नॉर्मली आप दिखाते हैं लोगों को, लोग मस्ती कर रहे होते हैं, मगर इस बार जब उन्होंने दिखाया है सब लोग अपनी चेहरे बैठ के बहुत ध्यान से सुन रहे थे। और मोदी जी को काफी अच्छी बंगाली भी आती है, तो उन्होंने इतना लर्न नहीं किया, वो इतना मतलब बोल सकते हैं कुछ हद तक, तो उन्होंने काफी कुछ जो है बंगाली में रिले किया था, वो भी बहुत अच्छी बात है। तो बहुत ही मतलब अच्छा स्पीच था। उनको बोला तुम्हारी धरती से इतने महान मतलब हीरोज आए हैं, तो तुम भी अब कुछ अच्छा करो। ये देखो तुम्हारे एक इतने स्ट्रांग थे, अगर उनको पता चलता कि अब इंडिया कितनी स्ट्रांग हो चाहिए, उनको कितनी खुशी होती। राफेल उनके पास आ गया है, हम अपना तेजस बना रहे, तो कितनी खुशी होती। कोरोना वायरस में हम लीडर हैं, तुम्हारी कंट्री कितनी स्ट्रांग है। तो वही कह रहे हैं कि आज अगर वो होते तो उनको कितना गर्व हो रहा होता कि मेरी कंट्री इतनी आगे चलेगी, तो कितनी। तो वो कह रहे हैं वही चीज़ है। और आप ही के स्टेट से आए हैं, तो आप मेहनत करिए, एक और आप सुभाष चंद्र बोस बनिए। हर बंदा मेहनत करिए, कंट्री को आगे लेके जाइए। और उन्होंने जब बोला कि उन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने अपने नेफ्यू को यही बार बार कहा था, एक काम करोगे, और मेरे ख्याल से वो कहने की बात कर रहे थे कि आत्मनिर्भर भारत बनाइए। एक काम करना है, वो एक ये काम यही है कि आत्मनिर्भर हो, अपने किसी और पे डिपेंडेंट मत रहो, अपने आप ही सारे काम करो। और बेस्ट, और मुझे वो सबसे अच्छी बात लगी कि आप बनो, चीजें बनाओ, पर ऐसी बनाओ जो बेस्ट हो। बिल्कुल, मतलब काम गंदा नहीं करना, काम पूरा 100% दे के बेस्ट बनाना। बिल्कुल, पॉइंट यही था कि जो इंडिया में बना रहे हैं वो इतनी अच्छी हो कि जब वो एक्सपोर्ट होती है तो लोगों को लगे अरे वाह भाई क्या बढ़िया चीज़ है। मतलब उनको लगे कि अगर मैंने इंडिया का माल ले लिया मतलब वो बहुत ही बढ़िया होगा, तो बहुत अच्छी इमेज बनेगी, आप भी प्राउड फील करेंगे। और मेरे ख्याल से जो एक चीज़ रिमेनिंग है वो ये कोई इन्वेंशन जिस पे पूरा वर्ल्ड डिपेंड हो, और अगर जब वो चीज़ आएगी तब इंडिया आगे चली जाएगी। बट बहुत ही मोटिवेटिंग बात है, बहुत ही मोटिवेटिंग स्पीच थी। और मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि उन्होंने बहुत लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है, और लोगों को भी लगेगा कि जेन्युइन पार्टी है, स्ट्रॉन्ग पार्टी है, इनके पॉलिटिशियंस बहुत ही अच्छे हैं। तो वेरी नाइस वीडियो। यस फ्रेंड्स, मजा आ गया सुन के। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।